नमस्कार। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर महीप सिंह गौर सर से, जो कि वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में स्टेरोटैक्टिक रेडियो सर्जरी के डायरेक्टर हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे कैंसर के बारे में, जिसमें से जीबीएम जो कि एक घातक कैंसर है, उनके बारे में इनसे पूछते हैं। तो सर नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ग्लायोब्लास्टोमा है क्या? इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। ग्लायोब्लास्टोमा ब्रेन का प्राइमरी ट्यूमर है। मतलब ब्रेन की जो प्राइमरी सेल है जिससे ब्रेन बना हुआ है वही कैंसर में कन्वर्ट हो रही है। यह एक लीथल ट्यूमर है और ज़्यादातर पेशेंट 1 या 1.5 साल से ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, जबकि वो जितना भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है उनको दिए जाते हैं। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो 2 साल या उससे ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। इसीलिए हर आदमी इसके लिए एक अच्छी ट्रीटमेंट पद्धति ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है अभी तक ग्लायोब्लास्टोमा के लिए? साधारणतः ग्लायोब्लास्टोमा के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले सर्जरी करी जाती है या स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करी जाती है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये किस ग्रेड का ट्यूमर है और ग्लायोब्लास्टोमा या कोई और दूसरा ट्यूमर तो नहीं है। उसके बाद इसके लिए स्टैंडर्ड रेडियोथेरेपी है, जिसमें कि हम लोग 45 दिन तक हफ्ते में 5 दिन रेडिएशन थेरेपी करते हैं और धीरे धीरे ट्यूमर को दबाने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन थेरेपी देने का मतलब ये नहीं है कि ट्यूमर खत्म हो रहा है, उसका केवल मतलब ये है कि ट्यूमर को हम सप्रेस कर रहे हैं और ट्यूमर जो है एक बार कम से कम शायद सप्रेस हो जाए, परंतु उसको दोबारा कब निकलेगा इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती है। हम लोग कुछ कीमोथेरेपी साथ में देते हैं जिसे कंकमिटेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, और वो थेरेपी से पेशेंट का ट्यूमर का दोबारा बनने का चांस कम हो जाता है। ओके डॉक्टर साहब, क्या हमारे देश में अभी तक इसके लिए इलाज संभव है? कोई ऐसी तकनीक आई है कि जिससे हम ये ग्लायोब्लास्टोमा को ट्रीट कर पाएं? ग्लायोब्लास्टोमा का संपूर्ण इलाज संभव नहीं है। अभी तक दुनिया में कोई भी ये क्लेम नहीं कर पाया कि हमने 100% इसको ठीक कर दिया है। मतलब अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो वो गलत कह रहा है। पेशेंट ये हो सकता है कि आज रिकरेंस ना हो, 1 महीने बाद ना हो, 6 महीने बाद ना हो, पर कभी ना कभी उस ट्यूमर को दोबारा सिर उठाने का मौका मिलता है और वो दोबारा रिकरेंस होता है। हम लोग आज जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसे कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जो पुरानी टाइप की फ्रैक्शनेटेड रेडियोथेरेपी है उससे एडवांस टेक्निक है, जिसमें कि हम सारा रेडिएशन एक ही दिन में ट्यूमर को देते हैं और उससे जो ट्यूमर है उसके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, जिससे कि ट्यूमर बहुत ज़्यादा गहराई में तक दब जाता है, दोबारा बनने के चांसेस कम रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कीमोथेरेपी की बात की, आपने स्टेरोटैक्टिक रेडियो सर्जरी की बात की, बायोप्सी के लिए की बात की। डॉक्टर साहब, इन सारी प्रोसेस करने के बाद पेशेंट का सर्वाइवल रेट क्या है? ग्लायोब्लास्टोमा जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनली सर्वाइवल 1 से 1.5 साल तक होता है। जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो अब हमारे पास पिछले 15 साल से टेबोजोलामाइड नाम की एक कीमोथेरेपी अवेलेबल है, जो कि घर पे भी ली जा सकती है और रेडिएशन के साथ भी दी जाती है, जिससे कि रेडिएशन का इफेक्ट बढ़ जाता है। साथ ही घर पे हम उसको अगर लगातार लेते रहेंगे तो उससे के ट्यूमर के रिकरेंस होने के चांस, दोबारा बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। परंतु ये नहीं है कि वो उसको 100% दबा सकता है। कभी ना कभी वो दोबारा ट्यूमर अपने आप को फिर से जीवित कर सकता है और पेशेंट को नुकसान कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट को क्योर नहीं कर रहे हैं, केवल उसको एक जिंदगी को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी की बात की, तो ये तकनीक किन किन मशीनों से संभव है? क्या आप इसके बारे में हमें बताएंगे? स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कोई नई चीज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट 1951 में बनाया था प्रोफेसर लार्स लेक्सेल ने स्वीडन में, और उन्होंने खुद ही एक मशीन डेवलप करी, इसको हम कहते हैं लेक्सेल गामा नाइफ। गामा नाइफ एक ऐसी मशीन है जिससे कि हम बहुत बारीकी से और बहुत एक्यूरेट तरीके से ट्यूमर को रेडिएशन दे सकते हैं और एक ही दिन में सारा ट्रीटमेंट हो जाता है। आगे चल के ये पद्धति बहुत एडवांस हुई और केवल गामा नाइफ के अलावा रेडियोथेरेपी के लीनियर एक्सेलरेटर से साइबर नाइफ, जेपेक्स नाम की कई मशीनें डेवलप हुई, जो कि इस ट्यूमर को, किसी भी ट्यूमर को अच्छी तरीके से रेडिएशन दे सकती है, जिसमें कि सारा रेडिएशन एक ही दिन में दिया जा सकता है।
इस ट्यूमर के हर ट्रीटमेंट का रेडिएशन का एक्यूरेसी 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा कम होती है, मतलब वो उसमें एरर के चांस ना के बराबर होते हैं। उसको हम लोग रेडियो सर्जरी इसलिए कहते हैं कि जिस तरह के सर्जरी में एक बार ट्रीटमेंट करने में हम लोग ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, या फिर नॉर्मल ब्रेन में हम कोई कट बनाना चाहते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया या पार्किंसन जैसा इलाज करना है, तो एक्चुअली इस पद्धति से हम ब्रेन को कट कर सकते हैं। ये एक चाकू की तरह काम करती है, इसीलिए उसको नाइफ कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम बहुत छोटे जगह में काफ़ी इंटेंस रेडिएशन डिलीवर कर सकते हैं। जहाँ तक ग्लायोब्लास्टोमा का सवाल है, रेडियो सर्जरी एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोगों ने पिछले 30 साल से रेडियो सर्जरी कर रहे हैं और हमने इसको बहुत बारीकी से देखा है। हमने कई तरह के मैलिग्नेंट ट्यूमर ब्रेन के ट्रीट करे हैं। हमें ये मालूम पड़ा कि अगर हम एक ही दिन में रेडिएशन देते हैं तो रेडियो सर्जरी रेडियोथेरेपी से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जो कि ट्रेडिशनली दी जाती है। बेसिक साइंस की रिसर्च पूरी दुनिया में हुई है, उससे मालूम पड़ता है कि जो हम मल्टीपल रेडिएशन देते हैं वो 1.5 महीने तक, उसमें बहुत कम डोज जाता है और वो चांस देता है ट्यूमर सेल को बचने के लिए। वो रेडिएशन से जो नुकसान होता है उससे बच जाता है, जो डैमेज होते भी हैं उनको रिपेयर मिल जाता है, और ये ट्यूमर सेल अपनी जगह से हट के कहीं और चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे नया ट्यूमर बन जाता है। अगर हम सिंगल फ्रैक्शन में दें, एक ही दिन के अंदर सारा डोज दे दें, तो उसको हम लोग ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, रिकरेंस के चांसेस कम कर सकते हैं। सवाल ये है कि फिर हम ये करते क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोगों के पास इस तरह की मशीनें नहीं है जो एक्यूरेसी के साथ रेडिएशन को डिलीवर कर सकें। नॉर्मल रेडियोथेरेपी की मशीन के लिए भी बहुत ही एक स्पेशल सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर यूज़ करना पड़ता है, प्लस एक एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत है जो कि इस पद्धति में एक्सपर्ट हो और उसको कर सके, वरना ट्यूमर को कभी भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या ये आपने रेडियो सर्जरी की बात की, हम जो ग्लायोब्लास्टोमा के पेशेंट को रेडियो सर्जरी से भी ट्रीट कर सकते हैं, आपने बताया। तो एसआरएस के बारे में, रेडियो सर्जरी के बारे में आप ये बताइए कि क्या ये जो हम नॉर्मल सर्जरी करते हैं उसकी तरह है? क्या ये पेन रिलीफ है या इसमें पेशेंट को पेन होता है? कितने दिन तक हॉस्पिटल आना पड़ता है? रेडियो सर्जरी एक्चुअली सर्जरी नहीं है, जिसको हम नॉर्मली समझते हैं कि सिर को काटा जाएगा और उसमें से हड्डी खोली जाएगी और फिर ट्यूमर को निकाला जाएगा। ये रेडियो सर्जरी इसलिए कहलाती है क्योंकि रेडिएशन से हम सर्जरी की तरह बिना सिर को खोले और बिना किसी टाँके के उस ट्यूमर को लिथली डैमेज कर सकते हैं और शरीर के अंदर ही धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम फंक्शनल डिसीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसमें कि कोई ट्यूमर नहीं है, उसको हम एक चाकू की तरह काट सकते हैं। इस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई होती है और हम उसको बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से ब्रेन को दे सकते हैं और उसके अंदर एक टारगेट एरिया को डैमेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज जो हम केस कर रहे हैं यहाँ पे जो ग्लायोब्लास्टोमा का, इस केस के बारे में हमें कुछ। ये मरीज मेरे पहचान के परिवार से था और ये मेरे से मिलने आया 2014 में, जब इनको कोई तकलीफ हुई और हम लोगों ने MRI में देखा कि इसको एक ट्यूमर है। पिक्चर से रिपोर्ट में उसको एक लो ग्रेड ट्यूमर कहा गया था, परंतु हमारी जब जांच करी हमें तो हमें लगा कि ये हाई ग्रेड ट्यूमर है और हमने सर्जरी के लिए इसको न्यूरोसर्जन जो ऑपरेटिव सर्जरी करते हैं उनके पास भेजा। ऑपरेशन के बाद ये हाईएस्ट ग्रेड ट्यूमर यानी ग्लायोब्लास्टोमा निकला। परिवार को जो ऑन्कोलॉजी और बाकी डॉक्टरों ने सलाह दी उससे उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई कि यह बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। वो लोग वापस मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि हम एक नया ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट से हमें उम्मीद है कि एक बार ट्यूमर दब जाएगा। वो आगे भगवान के हाथ में है कि हम क्या बचा पाएंगे क्या नहीं, आज हम नहीं कह सकते इस बात को। उन लोगों ने विश्वास करा, हमने एक ही दिन में उसको ट्रीटमेंट करा गामा नाइफ से, यानी कि स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक से। उसका नतीजा ये निकला कि ट्यूमर 1.5 साल तक बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद उसके अंदर जो ट्यूमर का एरिया जो हमने रेडिएशन करा था उसके अंदर एक पानी की थैली जैसी बन गई, जिसको कि हम लोगों ने दोबारा ऑपरेशन के लिए भेजा। मालूम पड़ा उसके अंदर कोई ट्यूमर नहीं था, केवल रेडिएशन से जो ट्यूमर मर गया था उसका डैमेज मटेरियल वहाँ इकट्ठा हो गया था।
इस ट्यूमर को फॉलो करने के लिए हमें परफ्यूजन एमआरआई करना पड़ता है, जिससे कि हम ये देख सकें कि दोबारा ट्यूमर सेल बढ़ना शुरू तो नहीं हुए हैं। करीब 1 साल बाद हमें मालूम पड़ा कि अब कुछ नए सेल बने हैं उसी एरिया में जहाँ पे कि हमने पहले ट्रीटमेंट करा था। हम लोगों ने फिर प्लान करके एक दूसरा ट्रीटमेंट कर दिया, मतलब स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी को ही दोबारा करा, जिससे कि वो ट्यूमर जो है फिर से दब जाए। भगवान की दया से पिछले 9 साल से वो ट्यूमर दोबारा नहीं बना है, परंतु पिछले महीने हमने देखा कि उससे दूर हटके एक जगह पे एक नया ट्यूमर बनने जा रहा है। जब हमने उसकी जांच करी तो मालूम पड़ा कि ये हाई ग्रेड ट्यूमर है और ज़्यादातर वही ट्यूमर है जो कि पहले हुआ था या उससे मिलता जुलता ट्यूमर है। इसलिए आज हम फिर उसकी रेडियो सर्जरी कर रहे हैं। ग्लायोब्लास्टोमा का मरीज 11 साल तक जिंदा रहे, ये अपने आप में एक आश्चर्य की चीज़ है। बस इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि मरीज ने हम पे पूरा विश्वास करा और साथ ही जो कीमोथेरेपी की गोली है जो ज़्यादातर 6 महीने बंद हो जाती है, वो आज 11 साल से लगातार ले रहा है, जिससे कि ट्यूमर अभी भी दोबारा उसी जगह पे नहीं बना है जहाँ पे हमने ट्रीटमेंट शुरू करा था। अब हम लोग नई जगह ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमें उम्मीद यही है कि पिछली बार की तरह ज़्यादा इफेक्टिव होगा और वैसा ही इलाज करेगा। एक और फर्क ये है, पहले हमने 2 ट्रीटमेंट गामा नाइफ नाम की मशीन से करे थे, इस बार हम साइबर नाइफ पे कर रहे हैं। साइबर नाइफ S7 नाम की मशीन हमारे पास है। ये एक बहुत ही एडवांस मशीन है और इसमें जो कोन टाइप के कॉलीमीटर होते हैं उसके अलावा यहाँ पे मल्टी लीफ कॉलीमीटर्स भी हैं, जिससे कि हम काफ़ी वाइड एरिया में इरेगुलर ट्यूमर को भी प्लान कर सकते हैं। तो वो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और भगवान चाहेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो डॉक्टर साहब, आपका मतलब ये है कि अगर पेशेंट सही डायग्नोसिस कराए, सही डॉक्टर से कंसल्ट करे और डॉक्टर उसको सही मार्गदर्शन करे, तो इस तरह के जो कैंसर जो चुनौती बनती है हम लोगों के लिए, वो काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग इस ट्यूमर को 100% ठीक होने की गारंटी नहीं दे सकते, पर हमारी कोशिश है कि मरीज एक अच्छी ज़िंदगी जिए, जितनी भी उसकी ज़िंदगी है उसके लिए ये इलाज है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जैसे 11 साल से ठीक है ऐसे बाकी ज़िंदगी उसकी बुझे। आज वो 72 साल की है और भगवान करे चाहेगा तो और इसी तरह धीरे धीरे समय बीत जाएगा। एक वेल डेडिकेटिंग टीम अगर इस चीज़ के लिए लगे, पेशेंट का डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक, तो पेशेंट काफ़ी हद तक अच्छी ज़िंदगी अपनी जी सकता है। ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट करना हमारा फर्ज है, रिजल्ट हमारे हाथ पे नहीं है, हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।